नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि किस तरह से वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो सकता है। मैं अलग अलग कंट्री का एक्सपीरियंस जो है वो रखूँगा। तो पहले तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग अभी आज की दुनिया में मोस्ट साइंटिफिकली चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। वो इसलिए कि मान लो कोई कंट्री दुनिया में वेपन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो किसी को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 100 कंट्री है उसमें से एक कंट्री ने वेपन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया बड़े पैमाने पे तो दूसरे को करना पड़ेगा। अब 2 कर रहे हैं तो तीसरे को करना पड़ेगा। और एक कंट्री यदि उसमें अपनी जीडीपी का 5% लगाता है तो दूसरे को भी 5% लगाना पड़ेगा, तीसरे को भी 5% लगाना पड़ेगा। और पहला वाला कंट्री यदि 5% के बजाय अपने जीडीपी का 20% लगाना शुरू करता है तो पूरी दुनिया को 20% एक के बाद एक लगाना पड़ेगा। और नहीं लगाएगा तो जो कंट्री की मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो तीसरे वाले जो वीक कंट्री है उसको खा जाएगा। जैसे अमेरिका इराक को निकल गया, अमेरिका लीबिया को निकल गया। तो अभी अमेरिका वेपन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। मतलब कि अमेरिका की सेना बाकी पूरी दुनिया की सेना में एक न्यूक्लियर वेपन्स को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे तो पूरी दुनिया 10 बार खत्म हो जाएगी। तो नॉन न्यूक्लियर वॉरफेयर की हम बात करें, नॉन न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करें तो अमेरिका की सेना बाकी पूरी दुनिया की सेना यानी फ्रांस और ब्रिटेन भी उसमें आगे, उससे 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है फायर पावर में उसमें। और वैसे अमेरिका है वो तो नेटो का, उसके साथ नेटो कंट्रीज भी है। नेटो कंट्री यानी मेन उसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके। तो ये 3 कंट्री की मिलिट्री भी अमेरिका के साथ मिला ली जाए तो बाकी देशों की मिलिट्री से 5 से 7 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और उसमें एक रशिया की मिलिट्री है जो कि थोड़ी पावरफुल है। बाकी की मिलिट्री से तो शायद चाइना और इंडिया और बाकी कंट्री की सारी मिलिट्री मिला जाए तो अमेरिका की मिलिट्री 30-40 गुना ज़्यादा पावरफुल है। चाइना की मिलिट्री भी अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में इतना प्रोग्रेस हुआ उसका पूरा हम आर्किटेक्चर देखें कि किस तरह से हुआ। तो वेपन का बेसिक डिज़ाइन है वो अमेरिका की गवर्नमेंट की एजेंसी करती है। DRDO DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वहाँ पे DOD। और उसकी जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी है वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी है। उसका जो स्टाफ होता है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का पेरोल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड होता है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन वो वेपन्स के डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन के साथ साथ उसका पूरा A to Z मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बनाते हैं। और कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना डिटेल्ड होता है कि वो लिखते हैं कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉई है वो एग्जैक्टली सुबह 10 से 6 तक काम करेगा। एक एम्प्लॉई है वो हफ्ते में 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, यानी उसके मान लो 40 रेगुलर घंटे हुए तो वो ओवर टाइम करेगा तो 10 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए तुम्हारा जो एम्प्लॉई होगा उसका मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो यूएस सिटीजन होना चाहिए। इतने काम के लिए वो ग्रीन कार्ड होल्डर होगा तो चलेगा, लेकिन इतने काम के लिए वो यूएस सिटीजन ही होना चाहिए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पूरा वेपन को विजुअलाइज करती है कि एक फाइटर प्लेन बनाना है तो वो पूरा स्पेसिफिकेशन तैयार करती है। और स्पेसिफिकेशन डिजाइन में वो प्राइवेट कंपनी जैसे लॉकहीड है, जेट है, बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उससे वो कंसल्टेशन भी करती है। क्योंकि वरना स्पेसिफिकेशन ऐसे बना दिए कि जो लॉकहीड के लिए, जेट के लिए, किसी कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है मेंटेन करना, मीट करना। तो वो राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन होते हैं। पर वेपन का जो डिजाइन है वो फाइनली गवर्नमेंट एजेंसी तैयार करती है, अप्रूव करती है। फिर वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। लॉकहीड, जेट, इस तरह बोइंग, ये सब, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। पर ये प्राइवेट कंपनियां किस सेंस में है कि हाईली कॉर्पोरेटाइज्ड है। कॉर्पोरेटाइज्ड यानी उसका जो मालिक है और जो एम्प्लॉय है उसके बहुत ज़्यादा गैप है। प्राइवेट कंपनियों में 2 मॉडल है ब्रॉडली स्पीकिंग। एक तो जिसको बोल सकते हैं कि स्मॉल कंपनी, जिसमें कि एक ओनर होता है, उसका हर एक एम्प्लॉय पे उसका डायरेक्ट सुपरविजन होता है। 30-40 एम्प्लॉय की कंपनी होती है जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉय के सुपरविजन पे एम्प्लॉय के लिए को सुपरवाइज कर रहा होता है, उसका सैलरी डिसाइड करता है, उसके वर्क को सुपरवाइजर करता है। और जो ओनर है वो खुद भी एक तरह से एम्प्लॉय होता है। वो खुद प्रोडक्ट डिजाइन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उसके जो कंपनी के अंदर प्रोसेसेस है, कंपनी का अकाउंट्स है, उसमें हर एक में उसका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। और कभी कभी वो पूरा 3-4 पार्टनर होते हैं उस कंपनी के और वो कंपनी का 60-70-80% ओन करते हैं, या तो कम से कम 50% ओन करते हैं और बाकी वेंचर कैपिटल होता है। और दूसरा एक कॉर्पोरेटाइज्ड मॉडल होता है जिसमें कि बैंक है, म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो लोग कंपनी का 70-80-90% इन्वॉल्व करते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो CEO वगैरह है उनके पास मुश्किल से 2-3% होते हैं पूरी कंपनी का शेयर। और एम्प्लॉय के पास, जो पर एम्प्लॉय मतलब उनकी तादाद होती है 10,000 20,000 और सारे एम्प्लॉय मिला के उनके पास शेयर होते हैं। 10-20% से ज़्यादा शेयर नहीं होते एम्प्लॉय के पास। और एम्प्लॉय को जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय भी होता है जो कि प्रोजेक्ट का टेक्निकल सुपरविजन करता है या तो पूरा उसका टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसके पास भी कंपनी की इक्विटी 0.1% के, तो 0.1% भी बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी होती है। अब इसमें फ़र्क क्या आता है?
कि जिसमें पूरी ओनर ओन्ड कंपनी होती है, ओनर रन कंपनी होती है, कि ओनर खुद कंपनी के एक एक आदमी को सुपरवाइज कर रहा है, एक एक प्रोसेस में पार्ट ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है, उसमें रेट एट विच टेक्निकल इनोवेशंस कम वो सबसे ज़्यादा होती है। पर उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो फिर बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो सकती। अब 10,000 एम्प्लॉय की कंपनी, वो एक ओनर उसका 50-60% मालिक हो और वो 10,000 को सुपरवाइज कर रहा हो, वो मटीरियली इम्पॉसिबल है। वो शायद कंपनी का 50-60% मालिक हो सकता है, लेकिन वो 10,000 को सुपरवाइज नहीं कर सकता। वो 10,000 को टेक्निकली वैल्यूएबल गाइडेंस नहीं दे सकता। वो ऑर्डर दे सकता है, पर मान लो कहीं ऑर्डर में गलती है और स्टाफ गलती ढूंढ के लाता है, तो वो उसको टेक्निकली इंटेलिजेंट वे में उनको गाइड नहीं कर सकता। तो टेक्निकली इंटेलिजेंस गाइडेंस जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर देके कमरे के बाहर निकल गए। ये जो कॉम्प्लेक्स गुड्स है, वेपन्स हो या चिप्स हो या इवन कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, मोबाइल फोन हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड गुड्स है, उसमें ऑर्डर देके बाहर निकल गया इस तरह का सुपरविजन नहीं चलता। उसमें आइटरेटिव सुपरविजन होता है कि एक ऑर्डर दिया, जूनियर ने ऑर्डर में गलती निकाल के दी, अब सीनियर में गलती समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब वो सीनियर यदि ओनर नहीं है तो एक तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ट इन है। बिल्ट इन यानी कि ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे सीनियर इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन 100 में से 70-80% सीनियर किस सेंस में इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस उनमें नहीं होती। देखो, ये क्वांटिटेटिव मॉडल है, ऐसा नहीं कहता कि सारे सीनियर है वो मार्केट के इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल हेड है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो हर एक केस में मार्केट यानी कस्टमर और उसकी जो रिक्वायरमेंट, किस तरह से ये पूरा प्रोडक्ट इकोनॉमी में फिट बैठ रहा है या तो मार्केट में फिट बैठ रहा है, वो रिस्पॉन्सिवनेस निकालने की उनकी एप्टीट्यूड नहीं होती, या तो उनके पास टाइम नहीं होता या तो उनको इंक्लिनेशन नहीं होता। वो सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि मार्केट में इसकी वाहवाही हो, फिर खर्चा इतना बढ़ गया तो कि वो देखा जाएगा, वो मेरे कंपनी का ओनर देखेगा कि भाई उसको प्रॉफिट होगा या नहीं। उसको टेक्निकली काम खत्म करना है, अच्छा काम खत्म करना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है वो मार्केट में गया और दूसरे दिन क्रैश होकर टुकड़े टुकड़े होकर वापस आ गया, लेकिन फिर उसका खर्चा इतना होगा कि नहीं कि कंपनी वायबली काम करेगी या नहीं, वो कभी कभी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। लेकिन जो कंपनी एम्प्लॉय ओन्ड है, मतलब कि एक कंपनी है जिसका मालिक है वो खुद भी 30-40% एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, वो हमेशा फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी साथ में देख के काम करता है। तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत मैच्योर होता है, फाइनेंशियली वायबल होता है, मार्केट में वायबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो वो मैच्योरिटी लेवल है, वो लार्ज कॉर्पोरेशन में कभी कभी नहीं देखने मिलती। लार्ज कॉर्पोरेशन में वेस्टेज, टेक्निकल वेस्टेज, फाइनेंशियल वेस्टेज हर तरह का थोड़ा बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट में वो वेस्टेज हद से ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट से भी ज्यादा होता है। देखो, कॉर्पोरेट के ऊपर गवर्नमेंट सुपरविजन होना चाहिए, वरना तो कॉर्पोरेट एकदम निरंकुश हाथी की तरह इधर उधर दौड़ने लगेंगे, वो भी ठीक नहीं है। पर गवर्नमेंट यदि खुद एक एक चीज बनाना शुरू करे, चिप्स बनाना शुरू करे, फिर पीसीबी बनाना शुरू करे, फिर प्लेन बनाना शुरू करे, वो भी वायबल नहीं है। वो रशिया जैसा हाल हो जाएगा। रशिया के अंदर वही हुआ कि गवर्नमेंट एक एक चीज खुद बनाती थी, हर एक आदमी था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो इनएफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि एक तो वो हर एक मामले में पीछे था अमेरिका से। अमेरिका जब 32 बिट सीपीयू बना रहा था, तब मुश्किल से रशिया रेंगता हुआ 16 बिट सीपीयू बना रहा था, और वो भी अमेरिका की कॉपी करके। जो उसका इनोवेटिव यूनिट था, जो कि डिजाइन यूनिट था, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो और अमेरिका ने जब 32 बिट लेवल पे पहुंच गया, तब रशिया ने 16 बिट सीपीयू का मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से वो शुरू कर पाया। यानी वो टेक्नोलॉजी में इतना पीछे रह गया, और उसका मेन रीजन क्या था कि उसके सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ना उसके पास कॉर्पोरेट मॉडल था, ना उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल था। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो खुद एक एक चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन जनरल आप वेपन मैन्युफैक्चरिंग को देखोगे तो वेपन का डिजाइन है वो गवर्नमेंट यूनिट करता है, वेपन का मैन्युफैक्चरिंग है वो लॉकहीड, जेट, बोइंग जैसी, जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी करती है, और फिर जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, जो कि अक्सर 70-80% ओनर ओन्ड होती है। यानी कि वो कंपनी छोटी होती है, 30-40 एम्प्लॉय की होती है। उसमें जो ओनर होता है वो कंपनी का हर एक एंगल से सुपरविजन कर रहा है, और वो कंपनी छोटे पार्ट्स बना के देती है, लेकिन वो छोटे पार्ट इतने कॉस्ट इफेक्टिवली बनता है, इतना रिलायबल होता है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी वजह से पूरा वेपन है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, और अभी तक में सक्सेसफुल मॉडल पूरी दुनिया में कहीं है तो ये एक ही है। फिर थियोरिटिकली तो जितने मॉडल बनाना है वो बना सकते हो। कोई थियोरिटिकली ये भी मॉडल बना सकता है कि पूरा गवर्नमेंट हो, जो कि चाइना में है। चाइना में काफी हद तक सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है। वहां पे वेपन
डिजाइन करने वाला यूनिट भी गवर्नमेंट का है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी गवर्नमेंट का यूनिट है। सिर्फ स्पेयर पार्ट बनाने के लिए छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन चाइना के वेपन अमेरिका के कंपैरिजन में काफी इंफीरियर है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इतना कह सकते हैं कि अमेरिका से काफी आगे है, लेकिन वरना वो दुनिया से मतलब अमेरिका से काफी पीछे है। अब यदि हमें अमेरिका के 20% लेवल में भी आना हो 10 साल के अंदर में, तो अब नया मॉडल किसी को सूझ रहा हो तो मैं कहूंगा वो डॉक्यूमेंट करके बताए मुझे कि वो किस तरह से इकोनॉमिक इंसेंटिव यानी प्रॉफिट इंसेंटिव और वेपन मैन्युफैक्चरिंग को मिक्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं इस अमेरिकन मॉडल को प्रेफर करूंगा कि जिसमें गवर्नमेंट यूनिट है वो पूरा मैन्युफैक्चर करती है और एक एक कंपनी को सुपरवाइज भी करती है। जैसे अमेरिका का जो गवर्नमेंट यूनिट है, अब उसने डिसीजन लिया है डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, कि जितनी चिप्स बनेगी वो सारी चिप्स मेड इन अमेरिका होगी, क्योंकि अभी कुछ वो आधे से ज्यादा चिप्स है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सारे चिप्स अमेरिका में बनना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा, इसलिए फिर उन्होंने बाकी गवर्नमेंट एजेंसी पे दबाव डाला। तो अब एफबीआई भी इसी तरह के नोटिफिकेशन निकाल रही है कि एफबीआई भी यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदेगी, जैसे कंप्यूटर है या कैमरा है या मोबाइल फोन है, तो उसके जो चिप्स है वो सारे मेड इन अमेरिका होंगे। तो इस तरह से स्केल ऑफ इकोनॉमी, मतलब मिनिमम इतने चिप्स अमेरिका में बने ताकि वो चिप इंडस्ट्री वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो चिप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अब सारी की सारी मेड इन अमेरिका प्राइवेट होगी। अब वो चिप बनाने वाली कंपनी है वो एक भी गवर्नमेंट ओन नहीं है। अमेरिका के पास शायद एक आध दो कंपनियां होगी जो कि गवर्नमेंट ओन भी है और चिप्स भी बनाती है, पर बाकी अधिकतर चिप बनाने वाली फैब बोलते हैं जिसको, फैब्रिकेशन यूनिट्स, वो सब प्राइवेट है। एक फैब चिप बनाने की जो यूनिट होता है उसकी कॉस्ट आती है $1 बिलियन से लेकर $3 बिलियन, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से लेके 15,000 करोड़ रुपया। तो उसमें गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है, गवर्नमेंट उन्हें लोन देती है, गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई हम मिनिमम तुमसे इतनी चिप्स खरीदेंगे, लेकिन चिप्स की इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो चिप बनाने वाली फैक्ट्री है उसको एक गारंटीड ऑर्डर मिल गया मुझे कि यदि मैंने चिप बनाने का काम ठीक से कर दिया तो गवर्नमेंट मुझसे 50,000 करोड़ के चिप्स खरीद लेगी, और उस 50,000 करोड़ की चिप खरीदेगी, उसमें मेरा 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी निकल गया, उस पर मुझे 5,000 करोड़ का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको क्या प्रॉमिस करती है? रेवेन्यू स्ट्रीम प्रॉमिस करती है कि यदि तुमने चिप ठीक से बना दी तो मिनिमम इतनी चिप तुमसे खरीद लेंगे तो आखिर तुम्हारा। लेकिन गवर्नमेंट यूनिट है वो चिप बनाने का काम नहीं करता, वो काम वो प्राइवेट को सौंपता है। और उसका बेसिक रीजन यही है कि जितनी प्राइवेट और उसमें पैसा है, वो ऐसा नहीं है कि 100% पैसा गवर्नमेंट का लगा है। जो आदमी है उसने खुद अपना पैसा लगाया, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलने वाला है कि भाई उसने 15,000 करोड़ लगाया और एक साल के अंदर उसको 40-50% रिटर्न मिल जाएगा यदि उसने ठीक से काम किया तो। और यदि ठीक से काम नहीं किया तो उसने जो पैसा लगाया वो डूब गया। तो इसलिए वो एक एक चीज पे ध्यान से देखता है कि भाई ये काम ठीक हो रहा है या नहीं, ये काम ठीक हो रहा है नहीं। तो उसकी जो सुपरविजन कैपेबिलिटी है वो गवर्नमेंट से ज्यादा होती है। मतलब कि यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं, कि क्रिएटिविटी, यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस, वो जब अपना पैसा दाव पे लगा होता है तब ज्यादा होता है। जब गवर्नमेंट का पैसा या किसी और का पैसा लगा होता है तो ऐसा नहीं बोलता कि हर एक आदमी है वो अपनी सिक्स्थ सेंस बंद कर देता है या क्रिएटिविटी बंद कर देता है। बहुत सारे आदमी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको प्रॉफिट का 1% भी मिले भी नहीं, वो जिम्मेदारी से, वो 100% जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन फिर ऐसे आदमी 100 में से 2-3 होते हैं और उस पर पूरा बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता, उस पर पूरा इंडस्ट्री का मॉडल नहीं चल सकता। तो अब एंड में आता है कि भाई हमें ऐसे आदमी चाहिए जो कि टेक्निकली बहुत स्किल्ड हो, वो अमीर भी हो, वो आज भी इंजीनियरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस तरह के आदमी कैसे अमीर बन सकते हैं, मतलब अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं कि किसी और का पैसा ला के उनको गोद में डाल दिया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया क्योंकि ज्यूरी सिस्टम है वो क्या ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। जज सिस्टम में नेक्सस बिल्डिंग यानी कि जो जज है उसके रिश्तेदार वकील को जाके भाईचारा करो, वो रिश्तेदार वकील है वो तुम्हारे सामने जो केस है उसमें आसानी से निकल जाएगा, और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के सामने केस है उसमें हथौड़े मार के उसको दबेल देगा। वो जज सिस्टम का एक बिल्ट इन हिस्सा है नेपोटिज्म, नेक्सस और कोर्टरूम पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। और वो कोर्टरूम पॉलिटिक्स ज्यूरी सिस्टम में खत्म होता है। और वो कोर्टरूम पॉलिटिक्स जब तक खत्म नहीं होता तब तक एक इंजीनियरिंग टेंडेंसी वाला आदमी, एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला आदमी है, वो एक लेवल से ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर सकता, अमीर नहीं बन सकता, वो रिसोर्सफुल नहीं बन सकता, उसकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए ज्यूरी सिस्टम लाना बहुत एसेंशियल हो जाता है। वो मैंने अपने अलग दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।